नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम भूगोल यानी कि जियोग्राफी का अध्याय 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग का भाग 1 करेंगे। यानी कि बच्चों ये अध्याय हम 2 भाग के अंदर करेंगे, जिसमें भाग 1 के अंदर हम उद्योगों के प्रकार और कुछ विशिष्ट उद्योगों के बारे में, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। सबसे पहले तो बच्चों हमें विनिर्माण शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि विनिर्माण शब्द होता क्या है। देखो नाम से स्पष्ट है, विनिर्माण किसी चीज का निर्माण करना। तो ये क्या होता है बच्चों, जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल से मूल्यवान पदार्थों के अंदर रूपांतरित करना, ये काम होता है विनिर्माण करना। इसे कहते हैं विनिर्माण करना। मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है, विनिर्माण कहा जाता है। अब बच्चों बात करें विनिर्माण का महत्व क्या है, कि इसकी इतनी डिमांड क्यों है विनिर्माण की, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के विनिर्माण पर निर्भर क्यों करती है, इसके बारे में जानेंगे। विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है, यानी कि नए नए औजार और नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है विनिर्माण उद्योगों के अंदर। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा देशों में आती है। यानी कि अपने किसी वस्तु का निर्यात करेंगे तो फिर हमें वहां की करेंसी मिलेगी, यानी कि वहां का जो विदेशी जो डॉलर है या अन्य कोई भी मुद्रा है वो हमारे देश में आती है, जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है। और किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। यानी कि विनिर्माण उद्योग जितने ज्यादा संपन्न होंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में होंगे, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छे से चलती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योगों का योगदान। अब यहां अपने देखेंगे कि जो विनिर्माण उद्योग है वो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, उसमें कितना प्रतिशत योगदान देता है। यानी कि विनिर्माण उद्योगों का योगदान कितना प्रतिशत रहता है हमारी जीडीपी के अंदर। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में उद्योगों का कुल शेयर 27% है। यानी कि जितने भी हमारे बच्चों जीडीपी है उसमें उद्योगों का 27% या विनिर्माण उद्योगों का 27% हिस्सा रहता है बच्चों। और इस 27% में भी 10% खनन उद्योगों का, बिजली का और गैस से आता है, और शेष 17% विनिर्माण से आता है। यानी कि कच्चे माल से जो नई वस्तुएं बनाई जाती है, मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती है, वहां से आता है और जिनका निर्यात किया जाता है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर पिछले 2 दशकों से स्थिर रहा है। यानी कि अगर मैं पिछले 2 दशकों की बात करूं, यानी कि 1990 से 2000 और 2000 से 2010 की अगर मैं बात करूं, तो यह लगातार स्थिरता लिए हुए, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। पिछले दशक में विनिर्माण की वृद्धि दर 7% रही और 2003 में यह वृद्धि दर 9 से 10% रही। अगले दशक के लिए कम से कम 12% की वृद्धि दर की आवश्यकता है। यानी कि ये बताया गया है कि कम से कम कितनी इन विनिर्माण उद्योगों के अंदर वृद्धि दर होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है उसके बारे में देखेंगे। तो भारत सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल यानी कि एनएमसीसी, ये एक संस्था है बच्चों जो भारत सरकार के द्वारा निर्मित की गई है, का गठन किया गया है ताकि सही नीतियां बनाई जा सके और उद्योग सही ढंग से कार्य करे। अब बच्चों बात आती है उद्योग की, कि उद्योग क्या होते हैं। तो विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है, क्योंकि विनिर्माण का काम क्या था, कच्चे माल से मूल्यवान वस्तुएं बनाना। तो ये कार्य उद्योगों में तो होता है, तो कहीं ना कहीं विनिर्माण और उद्योग एक ही बात है। अब बात आती है उद्योग अवस्थिति। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर मैं बात करूं, या मतलब किस स्थानों पर उद्योग लगाना ज्यादा सही रहता है, तो उसके अंदर बच्चों ध्यान दिया जाता है कच्चे माल की उपलब्धता, कि कहाँ कौन सा कच्चा माल ज्यादा है तो उस जगह उसी के अनुसार उद्योग लगाए जाएं। तो सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो कच्चे माल की उपलब्धता देखी जाती है। श्रम की उपलब्धता, यानी कि वहां पर श्रम की उपलब्धता कितनी अधिक है।
पूंजी की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता और आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है एक उद्योग को स्थापित करने से पहले। उद्योगों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो कच्चे माल के आधार पर अगर मैं इनका वर्गीकरण करूं तो इसमें आते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग यानी कि कपास, ऊन, जूट, सिल्क, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी आदि उद्योग कच्चे माल के अंदर आते हैं, यानी कि कृषि आधारित उद्योग है। और एक है बच्चों खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित यानी कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स आदि, ये होते हैं बच्चों खनिज आधारित उद्योग। तो उद्योगों को हमने दो भागों में बांटा, एक तो थे कृषि आधारित यानी कि जिनके अंदर कच्चा माल जो होता है वो कृषि के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, और दूसरे थे खनिज आधारित यानी कि जिनके अंदर कच्चा माल खनिजों के द्वारा पूरा किया जाता है। भूमिका के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। जैसे कि जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, यानी कि वो एक प्रकार से बेस का निर्माण करके दे रहे हैं। किसी अन्य उद्योग को जो कच्चे माल की आवश्यकता है उस कच्चे माल का निर्माण करके दे रहे हैं, यानी कि एक तरह से कृषि के रूप में कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन आदि, यानी कि अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो पहले बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करना पड़ेगा, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करने का जो काम होगा वो आधारभूत उद्योग का होगा। अब उसके बाद जिस उद्योग को एल्यूमिनियम की आवश्यकता है तो उसे कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम दे दिया जाएगा। और उपभोक्ता उद्योग की अगर मैं बात करूं तो जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे कि चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक, साबुन आदि, यानी कि यहां पर जो सामान मिलता है वो सीधा बाजार के अंदर जाता है, यानी कि ये कच्चे माल के रूप में नहीं होता। अब मैं बच्चों बात करूं तो पूंजी के निवेश के आधार पे लघु उद्योग यानी कि जिनमें 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगी हो उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। एक होते हैं वृहत उद्योग यानी कि जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगी हो। स्वामित्व के आधार पे बच्चों, स्वामित्व के आधार पे भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, दूसरा निजी यानी किसी निजी व्यक्ति का हो, और तीसरा आता है बच्चों वो जिसके अंदर सरकार और किसी निजी संस्था दोनों के बराबर शेयर हो, यानी कि बराबर की हिस्सेदारी हो। तो पहला है सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर बच्चों ये सरकारी होते हैं। जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जैसे कि सेल, भेल, ओएनजीसी आदि, ये क्या है बच्चों सरकारी उद्योग हैं। प्राइवेट सेक्टर, जो उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जैसे कि टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा आदि, ये क्या है बच्चों प्राइवेट उद्योग है। और एक होते हैं जॉइंट उद्योग या जॉइंट सेक्टर। जॉइंट का मतलब बच्चों जिसमें सरकार और व्यक्तियों द्वारा साझा रूप से प्रबंधित होते हैं उन्हें जॉइंट सेक्टर कहते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक होते हैं बच्चों कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जिन उद्योगों का प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता या सप्लायर या कामगार या दोनों द्वारा किया जाता है, यानी कि कच्चे माल का जो निर्माता है उनके द्वारा जो किया जाता है उन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में संसाधनों को संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। इस सिस्टम में लाभ या हानि को अनुपातिक रूप में वितरित किया जाता है। मशहूर दूध कोऑपरेटिव अमूल इसका बेहतरीन उदाहरण है, यानी कि अमूल जो सेक्टर है, विनिर्माण जो उद्योग है एक प्रकार का, वो कोऑपरेटिव प्रकार का है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, लिज्जत पापड़, ये सभी क्या है बच्चों कोऑपरेटिव सेक्टर के मुख्य उदाहरण हैं। कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर मैं उद्योगों के अलग अलग प्रकार की बात कर रहा हूं बच्चों, जिनमें अलग अलग चीज को बेस मानकर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इसी तरह कच्चे और तैयार माल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो भारी उद्योग जिन्हें लोहा या इस्पात उद्योग आते हैं, और एक होते हैं हल्के उद्योग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अब बच्चों मैं बात करूंगा विनिर्माण कपड़ा उद्योग। बच्चों जो उद्योग है उनके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो रहता है वो विनिर्माण कपड़ा उद्योग का ही है, यानी कि जो मैक्सिमम जो पार्ट है विनिर्माण उद्योग का जीडीपी के अंदर मैक्सिमम जो शेयर है वो कपड़ा उद्योग का ही होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में
कपड़ा उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल औद्योगिक उत्पाद का 14% कपड़ा, यानी कि जितना भी औद्योगिक उत्पाद होता है विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी का जितना भी योगदान है उसका 14% अकेला बच्चों कपड़ा उद्योग से आता है। यानी कि जितना भी अपने दे रहे हैं उसमें अकेले 14% सिर्फ कपड़ा उद्योग से आता है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का स्थान दूसरे नंबर पे है। यानी कि सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रदान करता है वो कृषि क्षेत्र करता है, और कृषि क्षेत्र के बाद जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला स्थल है वो है कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में 3.5 करोड़ लोगों को सीधे रूप से रोजगार मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कपड़ा उद्योग का शेयर 4% है। यानी कि अगर ओवरऑल जीडीपी की मैं बात करूं तो उसमें 4% योगदान है कपड़ा उद्योग का, और विनिर्माण उद्योगों के तहत मैं बात करूं तो 14% जो कुल है हिस्सेदारी वो है कपड़ा उद्योग की। यह भारत का इकलौता उद्योग है जो वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर है और संपूर्ण है। वैल्यू चेन का मतलब बच्चों इसके लिए जो कच्चा माल है वो भी भारत में ही मिल जाता है, और इसका उत्पादक इसके उपभोक्ता है वो भी भारत में मिल जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू चेन। अब बच्चों मैं बात करूंगा सूती कपड़े की, सूती कपड़ा उद्योग या सूती कपड़े की। पारंपरिक तौर पर सूती कपड़े बनाने के लिए तकली और हथकरघा का इस्तेमाल होता था। पारंपरिक यानी कि पुराने समय में, या मैं ऐसे बोलूं कि औद्योगिकरण से पहले की जब मैं बात करता हूं तो उस समय जो सूती कपड़ा जो उद्योग थे वो डिपेंड थे तकली और हथकरघा के ऊपर। और 18वीं सदी यानी कि जब धीरे धीरे औद्योगिकरण का शुरुआत हुई तो 18वीं सदी के बाद पावर लूम का इस्तेमाल होने लगा। किसी जमाने में भारत का कपड़ा उद्योग अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन अंग्रेजी राज के समय इंग्लैंड की मिलों में बने कपड़ों के आयात के कारण भारत का कपड़ा उद्योग तबाह हो गया। बच्चों होता क्या था, भारत के अंदर उस समय कपड़ा हाथ से बनाया जाता था और हाथ से बनाया हुआ कपड़ा महंगा बिकता था, और जब इंग्लैंड के अंदर ये कपड़ा मिलें प्रारंभ हो चुकी थी तो मिलों से जो कपड़ा बनता था बच्चों वो बहुत ही सस्ते में मिलता था। तो कहीं ना कहीं इस मूल्य के अंतर के कारण जो भारतीय कपड़ा उद्योग था ये नष्ट हो गया था। वर्तमान में भारत में 1600 सूती और सिंथेटिक कपड़े की मिलें हैं। यानी कि अगर ओवरऑल बात करूं तो आज भी भारत में 1600 सूती कपड़े की मिलें हैं। उनमें से लगभग 80% प्राइवेट सेक्टर में है, बाकी की मिलें पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में है। इनके अलावा हजारों ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनके पास 4 से लेकर 10 करघे हैं। यानी कि आज भी अगर मैं फैक्ट्रियों की संख्या की बात करूं तो 1600 से अधिक है। सूती कपड़ा उद्योग की समस्याएं, अब मैं बात करता हूं कि इसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। सबसे पहले बच्चों बिजली की अनियमित सप्लाई और पुरानी मशीनें, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है क्योंकि भारत एक बड़े बिजली संकट से गुजर रहा है। श्रमिकों की कम उत्पादकता और सिंथेटिक रेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, ये कहीं ना कहीं समस्याओं के कारण रहे हैं सूती कपड़ा उद्योग की। अब बच्चों मैं बात करूंगा जूट उद्योग की। अभी हमने सूती कपड़ा उद्योग के बारे में देखा, अब हम बात करेंगे जूट उद्योग की। तो कच्चे जूट और जूट से बने सामानों के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के बाद भारत जूट का दूसरे नंबर का निर्यातक है। बच्चों सबसे बड़ा जो निर्यातक है जूट का वो है बांग्लादेश, क्योंकि बच्चों वो जो बेल्ट है बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल का जो बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत की 70 जूट मिल में ज्यादातर पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि बच्चों कच्चे माल की जो उपलब्धता है यानी कि जूट जो कच्चे माल के रूप में है वो पश्चिम बंगाल में ही सर्वाधिक पाया जाता है। तो उसी की उपलब्धता को देखते हुए ज्यादातर जो मिलें हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थापित हैं। जो मुख्यतः हुगली नदी बच्चों पश्चिम बंगाल से होती हुई बहती है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। जूट उद्योग एक पतली बेल्ट में स्थित है जो 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। हुगली घाटी के गुण, अब बात आती है हुगली घाटी में ऐसे क्या गुण हैं जिनके कारण वहां जूट उद्योग पनप रहे हैं। हुगली घाटी के मुख्य गुण है
जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कच्चे माल की उपलब्धता सबसे पहला कारण रहता है उद्योगों के स्थापित करने का। सस्ता जल यातायात, यानी कि हुगली जो नदी है उसके अंदर हमारा जलमार्ग भी है, जो नेशनल जलमार्ग होते हैं अपने, वो हुगली नदी के तहत जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सस्ता यातायात भी मिलता है। रेल और सड़क का अच्छा जाल, जूट के परिष्करण के लिए प्रचुर मात्रा में जल, और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में मिलने वाले सस्ते मजदूर, यानी कि एक उद्योग के लिए प्रॉपर जितनी कंडीशंस की आवश्यकता होती है वो सभी यहां पाए जाते हैं। जूट उद्योग सीधे रूप से 2.61 लाख कामगारों को रोजगार प्रदान करते हैं, और साथ में यह उद्योग 40 लाख छोटे और सीमांत किसानों को भी भरण पोषण करता है। ये किसान जूट और मेस्टा की खेती करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कच्चे माल की उपलब्धता के लिए इन किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी के कारण इन किसानों की भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। जूट उद्योग की चुनौतियां, जैसे कि अभी हमने सूती मिलों की चुनौतियों के बारे में बात किया, ऐसे ही अब हम बात करते हैं जूट उद्योग की चुनौतियों की। जूट उद्योगों को सिंथेटिक फाइबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। सिंथेटिक यानी कि बच्चों जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। साथ में इसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड से भी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, यानी कि मार्केट के अंदर जो इनके गुण हैं वो कहीं ना कहीं अव्वल होंगे तो ही ये मार्केट में बिकेंगे। सरकार ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग की नीति बनाई है। बच्चों धीरे धीरे जो भारत सरकार है ये प्लास्टिक की नीति को खत्म कर रहा है, प्लास्टिक को बैन कर रहा है, तो अब प्लास्टिक के थैलों की जगह जूट के थैलों का जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग की इस नीति के कारण जूट उद्योग दोबारा पनप रहे हैं। इसके कारण देश के अंदर ही मांग में वृद्धि हो रही है। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था जूट की उत्पादकता, क्वालिटी और जूट किसानों की आमदनी को बढ़ाना, यानी कि जूट किसानों के ऊपर, इस जूट उद्योगों, विनिर्माण उद्योगों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया गया था। पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ रही है और पर्यावरण हितैषी और जैव निम्नीकरण पदार्थों पर जोर दिया जा रहा है बच्चों, इसीलिए प्लास्टिक को बैन किया गया था। इसलिए जूट का भविष्य उज्जवल दिखता है, क्योंकि जूट जो होता है बच्चों ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी कि इसका आसानी से निम्नीकरण किया जा सकता है। जूट उत्पादक मुख्य बाजार है अमेरिका, कनाडा, रूस, अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा इस अध्याय का भाग 1 यही समाप्त होता है। भाग 1 में हमने विनिर्माण उद्योगों के बारे में जाना, जिसके अंदर मेनली जूट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में जाना। ऐसे ही बच्चों इन्हीं उद्योगों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम मिलेंगे भाग 2 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।